हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं क्लियर बीपीएससी चैनल और हम आपके साथ आज बात करने वाले हैं करंट अफेयर की। जो बात हम पार्ट 1 लेकर के आए थे सितंबर 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, उसमें आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी कंटेंट हम आपके लिए लेके आए बीपीएससी की तैयारी से संबंधित आपके पास वो पहुँच जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश में एडिटोरियल हिंदी में आपको दिया जाता है, जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे करंट अफेयर सीरीज को फॉलो कीजिए। हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से पूछे जाएंगे। और ये जो 90-95% का दावा है हम वो 2 परीक्षाओं में करके दिखाए हैं। जो AAO का एग्जाम हुआ था उसमें 30 में से 26 क्वेश्चन, और बीपीएससी के जो 67वीं एग्जाम हुआ था उसमें से 36 क्वेश्चन हमारे ही करंट अफेयर सीरीज से पूछे गए थे। तो आप लोग इस उम्मीद से फॉलो कर सकते हैं क्योंकि आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो कल हम लोग पार्ट 1 में 15 न्यूज़ देखे थे। आज हम आगे की बात करेंगे। तो आगे देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ था। आगे का न्यूज़ है कि शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का जो 22वां शिखर सम्मेलन हुआ 15 से 16 सितंबर के बीच उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति है मिर्जियोयेव इनकी अध्यक्षता किए, और एससीओ के जो 8 सदस्य देश हैं उसमें रूस है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है तथा भारत है। पाकिस्तान और भारत को 2017 में शामिल किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि एससीओ की जो स्थापना है 1996 ईस्वी में संघाई 5 के नाम से किया गया था। 2021 में जिसमें 5 सदस्य थे, 2021 में जो है उज्बेकिस्तान के शामिल होने से इसका नाम एससीओ कर दिया गया, और 2017 में पाकिस्तान और भारत के शामिल होने से इसमें कुल 8 सदस्य हो गए। ईरान को 9वें संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल करने के लिए 2023 में शामिल किया जाएगा। जो भारत में प्रस्तावित है 2023 का सम्मेलन, उसी में ईरान को 9वें सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल किया जाएगा। वर्ष 2023 में एससीओ का पर्यटन वर्ष मनाने पर सहमति बन गई है। वर्ष 2023 को एससीओ का पर्यटन वर्ष मनाया जाएगा और 2025 को एससीओ का ग्लेशियर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया जाएगा। तो याद रखेंगे इसको। भारत के जो वाराणसी शहर है उसको एससीओ का प्रथम पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है, इसको याद रखेंगे। और 2023 में शंघाई सहयोग संगठन का सम्मेलन जो है भारत में आयोजित करना प्रस्तावित है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इस क्वेश्चन को 67th बीपीएससी पूछ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा 2021-22 के मानव विकास रिपोर्ट या मानव ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया। इस रिपोर्ट का आकलन 3 मानक के आधार पर किया जाता है। स्वास्थ्य में क्या चीज़? जीवन प्रत्याशा। शिक्षा में स्कूलिंग के लिए अपेक्षित वर्ष और शिक्षा का औसत वर्ष, और रहन सहन तीसरा है, उसमें प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसका आकलन किया जाता है। किसका? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट को 0 से 100 के बीच अंक दिया जाता है, जहां एक अंक पूर्ण मानव विकास को दर्शाता है, वहीं 0 सबसे कम मानव विकास को दर्शाता है। इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि 191 देशों में इस वर्ष भारत 0.6633 अंक के साथ 131वें स्थान पर है। प्रथम स्थान की बात करें तो स्विट्जरलैंड को मिला है, और अंतिम स्थान की बात करें तो अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान है, उसको दिया गया है। श्रीलंका, चीन, मालदीव, भूटान और बांग्लादेश जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं वो भारत से सूचकांक में ऊपर हैं, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान राष्ट्र जो है वो भारत से नीचे है। याद रखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, ये सब भारत से नीचे है। अगला न्यूज़ की बात करते हैं तो भारत और जापान के बीच दूसरा 2+2 वार्ता। आपको पता होना चाहिए 2+2 वार्ता में रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं। तो 2+2 वार्ता टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। कब? 8 सितंबर को। भारत से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। वहीं जापान से रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हायाशी शामिल हुए। तो याद रखेंगे इस दोनों नाम को, इस दोनों नाम में से कोई पूछ सकता है।
वर्तमान में भारत 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है। एक अमेरिका के साथ, दूसरा रूस के साथ, तीसरा जापान के साथ और चौथा ऑस्ट्रेलिया के साथ वार्ता करता है 2+2। याद रखेंगे इस चीज को। अगला न्यूज देखते हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या 8 जुलाई 2022 को जापान के नारा शहर में कर दिया गया था गोली मार करके। उनकी बौद्ध परंपरा के अनुसार शिंजो आबे की जो अंतिम संस्कार है वो 15 जुलाई को कर दिया गया था, लेकिन राजकीय अंतिम विदाई 2.5 महीने के पश्चात 27 सितंबर को टोक्यो में आयोजित हुआ, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जापान गए थे। शिंजो आबे का जो अंतिम संस्कार है वो विश्व का सबसे महंगा अंतिम संस्कार माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कुल खर्च की बात करें तो जापानी येन में 1.8 अरब येन, जापानी मुद्रा येन है, खर्च किया गया। और भारतीय रुपए में अगर कन्वर्ट करें तो लगभग 97 करोड़ रुपया इनके अंतिम संस्कार में खर्च आया। तो विश्व का सबसे ज़्यादा महंगा अंतिम संस्कार माना जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं कि कजाकिस्तान ने 2019 में अपनी राजधानी जो थी उसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर लिया था, और फिर से नूर सुल्तान का नाम बदलकर सितंबर 2022 में अस्ताना कर दिया गया। तो कजाकिस्तान की राजधानी फिर से अस्ताना नाम हो गया है, अस्ताना नहीं अस्ताना। एक और बदलाव कजाकिस्तान के जो राजनीति में आया है, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल पहले 5 वर्ष हुआ करता था, अब उसे बढ़ा करके 7 वर्ष कर दिया गया है, और राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल हेतु नियुक्त नहीं हो सकते हैं, पहले ऐसा हो सकता था। तो ये इसको भी याद रखें। भारत सरकार के द्वारा 2015 से 20 के लिए 5 वर्ष के लिए विदेश व्यापार नीति जारी किया गया था। विदेश व्यापार नीति हर 5 वर्ष के लिए जारी किया जाता है, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण लगातार इसको बढ़ाया जाता रहा है 15 से 20 के विदेश व्यापार नीति को। सितंबर 2022 में फिर से इस नीति को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, और इसे बढ़ा करके अब 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू कर दिया गया है विदेश व्यापार नीति 15 से 22 तक का। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की घोषणा अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को किया। इस लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य क्या है कि लॉजिस्टिक लागत में कमी ला करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स को नए अवसरों के विकास करना तथा आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना इस लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य है। वर्तमान में भारत का जो लॉजिस्टिक लागत है, जो कोई भी सामान का जो लागत होती है, जो उसमें लॉजिस्टिक लागत की बात करें तो जीडीपी का 13-14% के बीच है, जिसको घटा करके 1 अंक में लाना है। 1 अंक में कहने का मतलब है 9% तक कम से कम लाना है। आगे बात करें कि 2030 में भारत ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो वैश्विक स्तर पर जो किस देश में लॉजिस्टिक्स जो है बहुत आसानी से पहुंच जाता है अपने गंतव्य पे, उसके आधार पर यह परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में विश्व के शीर्ष टॉप 25 देश में भारत को लाना है। तो याद रखेंगे। परिवहन क्षेत्र में सभी डिजिटल सेवाओं को एक सिंगल पोर्टल पर लाने के लिए एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म ULIP भी इस नई लॉजिस्टिक नीति के साथ लॉन्च किया गया। तो याद रखेंगे इस नीति को, प्लेटफॉर्म को। नई लॉजिस्टिक नीति को एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान के तहत लागू किया जाएगा। ये बात जो है PM मोदी साहब ने कही थी। तो याद रखेंगे इस चीज को। अगला न्यूज देखते हैं कि वित्त मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2022 को 2020 और 21-22 के लिए वित्तीय वर्ष विदेशी ऋण की स्थिति, जो भारत पर विदेशों का ऋण कितना ज्यादा है, इस स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। मार्च 2022 के अंत तक की बात करें तो देश पर कुल विदेशी ऋण 620.7 अरब डॉलर था, जो भारत के GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का 19.9% है। पिछले वर्ष की बात करें, पिछले मार्च 2021 की बात करें तो 573.7 अरब डॉलर था, जो इस वर्ष 2021 से लेकर के 22 के बीच 8.2% की वृद्धि को दर्शाती है। अब 620.7 अरब डॉलर में से बात करें तो 499.1 अरब डॉलर, कहने का मतलब है कुल 80.4% राशि दीर्घकालिक ऋण में है, जबकि 121.7 अरब डॉलर या 19.6% अल्पकालिक ऋण है, अल्प समय में उसको चुकाना है। ये जो अल्पकालिक ऋण होता है बेसिकली जो है आयात निर्यात पर वाला ऋण होता है, आयात निर्यात ऋण होता है, जो यह कोई बड़ी बात नहीं होती है, खास करके भारत के लिए, क्योंकि भारत एक उभरता हुआ विकासशील देश है और वो निर्यात के लिए और आयात के लिए जाना जाता है। आगे बात करें तो विदेशी व्यापार में भारत विश्व में 23वें स्थान पर है, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। विदेशी व्यापार में नहीं, सॉरी, विदेशी ऋण में, जो किस देश पर विदेशों का ऋण कितना ज़्यादा है, तो भारत पर
23वें स्थान पर है विदेशों से ऋण लेने के मामले में। सबसे ज्यादा ऋण लेने के विदेशों से ऋण लेने के मामले में अमेरिका टॉप पर है, 23,371 अरब डॉलर के साथ ऋण के साथ प्रथम स्थान पर है। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021-22 से लेकर के 2024-25 तक 5 वर्ष के लिए जारी किया गया था और इस 5 वर्ष के लिए 20,500 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। 10 सितंबर 2020 को जारी किया गया था और 10 सितंबर 2022 को इसके 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो पूछा जा सकता है इसका क्वेश्चन, याद रखेंगे इस सभी पॉइंट को। अगला न्यूज देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ ने विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन कहां पे किया? ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट में इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन 1974 के बाद किया जा रहा है। 1974 में भारत में किया गया था और लगभग 5 दशक के बाद फिर से विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हो रहा है। इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कहा है कि भारत दूध उत्पादन में 6% प्रतिवर्ष से बढ़ोतरी कर रहा है, वहीं विश्व में दूध उत्पादन में मात्र 2% की बढ़ोतरी हो रही है। तो वैश्विक स्तर से भारत बहुत ज्यादा मात्रा में दूध का उत्पादन कर रहा है, तो इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि पर्यटन मंत्रालय ने विदेशी पर्यटक के आगमन तथा स्वदेशी नागरिकों के विदेशी यात्राओं के आंकड़े पर इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 का प्रकाशन 27 सितंबर 2022 को पर्यटन दिवस के अवसर पर जारी किया। कौन? पर्यटन मंत्रालय के द्वारा कितने विदेशी पर्यटक भारत आए और कितने भारत से विदेशों में पर्यटन पर गए नागरिक, इसकी चर्चा इस रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत आने वाले विदेशी पर्यटक मात्र 15.2 लाख था, जो 2019 में 109.3 लाख था। ये जो कमी है यह कोरोना के कारण आई है और ये कोरोना के कारण ही, क्योंकि होटल और जो यातायात था सभी बंद थे। सबसे ज्यादा पर्यटक भारत से जो भारत में अगर आया है तो सबसे ज्यादा अमेरिका से आया है, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश से आया और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड से आया है। घूमने के लिए चाहे कुछ भी के लिए भारत आया है सबसे ज्यादा अमेरिका से, दूसरे स्थान पर बांग्लादेश से और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड से। आगे बात करते हैं तो 2021 में भारत से सबसे ज्यादा जो नागरिक जो है विदेशों में पर्यटन पे गए हैं, तो किस देश में सबसे ज्यादा गए हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात, जो अरब है यूएई, यूनाइटेड अरब ऑफ अमीरात में गया है। वैश्विक ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत की रैंकिंग 2021 में 54वें स्थान पर थी, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारत का प्रथम समुद्र के भीतर रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के थाने की खाड़ी में, जो समुद्र के ज्वार भाटा का एक खाड़ी है उसी के में किया जा रहा है। ज्वार भाटा में ये माना जाता है ऊपर, हालांकि इसमें हमेशा जल रहता है। जो ये सुरंग का निर्माण किया जाएगा बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर के सिलफट्टा थाने तक इसका निर्माण किया जाएगा, जो बुलेट ट्रेन के लिए बनाई जा रही है यह रेलवे सुरंग। 21 किलोमीटर की कुल लंबी सुरंग में 7 किलोमीटर का भाग जो है समुद्र में होगा। कहने का मतलब है जो समुद्र के नीचे जो टनल होगा मात्र 7 किलोमीटर का होगा और टनल का निर्माण जो है टनल बोरिंग मशीन या न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड के प्रयोग करके बनाया जाएगा समुद्र के अंदर टनल। अगला न्यूज देखते हैं कि आर्थिक संकट के शेष दौर से गुजर रहा श्रीलंका सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति के 70% तक पहुंच गया था। भारत ने श्रीलंका को इस मुद्रास्फीति के संकट से और आर्थिक संकट से उबरने के लिए 37.7 करोड़ डॉलर का ऋण दिया। वहीं एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 36 करोड़ डॉलर की ऋण दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अगले 4 वर्ष में 209 अरब डॉलर श्रीलंका को ऋण में देगी। तो याद रखेंगे इस ऋण को भारत के द्वारा जो दिया गया है 37.7 करोड़ डॉलर। अगला न्यूज देखते हैं कि 2022 में मानसूनी बरसात दीर्घकालीन औसत 106% रही, जो सामान्य कब से कहां तक होता है? तो 96 से 104% के बीच अगर वर्षा हो तो इसको सामान्य माना जाता है। तो इस वर्ष 106 हुआ है, तो कहने का मतलब सामान्य से 2% ज्यादा इस वर्ष औसत दीर्घकालीन वर्षा हुआ है। यह आकलन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि देश में तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी गांधीनगर गुजरात से बंबई सेंट्रल के बीच 30 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। प्रथम वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली से वाराणसी के रूट पर चली थी
और दूसरी वंदे भारत ट्रेन की बात करें तो नई दिल्ली से माता वैष्णो देवी कटरा के रूट पर चलाया गया था। तो इसको, इस वंदे भारत ट्रेन को याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाइपो, कर्नेल विश्वविद्यालय एवं इनसीड बिजनेस स्कूल ने मिल करके 2022 की वैश्विक नवाचार सूचकांक रिपोर्ट 29 सितंबर को जारी कर दिया। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक जो विश्व स्तर पर कितने नवाचार हो रहे हैं पेटेंट फाइल के आधार पर, तो उस पर निकाला जाता है किसके द्वारा, वाइपो, कर्नेल विश्वविद्यालय और इनसीड बिजनेस स्कूल के साथ मिल करके। सूचकांक का मान जो है 0 से 100 के बीच होता है और 80 मानक के आधार पर जारी किया जाता है। 2022 में 132 देशों में भारत 36.6 अंक के साथ 40वें स्थान पर रहा, जो 2021 में 46वें स्थान पर है। कहने का मतलब 6 अंक का सुधार भारत ने किया है एक वर्ष के अंदर। प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड बना हुआ है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 30 सितंबर 2022 को अपनी मौद्रिक नीति जारी किया और इसमें लगातार चौथी वृद्धि किया है और 3 वर्ष के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है। रेपो रेट की बात करें तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की गई है और 5.90% पर पहुंच गया है। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव अभी तक नहीं किया गया है। बैंक दर में भी 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में भी जो एसडीएफ जो है इसी वर्ष लागू किया गया, इसी वर्ष से इसका जो दर है निकाला जा रहा है, इसमें भी 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि और एमएसएफ रेट में भी 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि कर दी गई है। आगे देखते हैं कि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं है, एसएलआर में भी कोई बदलाव नहीं है और आरबीआई के द्वारा 2021-22 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान जो है 7.2% से घटा करके 7% कर दिया गया है। 2021-22 के लिए मुद्रास्फीति का भी दर जो है 7.6% रहने का अनुमान है आरबीआई के द्वारा, याद रखेंगे इसको। अगला देखते हैं कि प्रतिभाशाली युवा लेखकों को लेखन में कुशल मार्गदर्शन देने हेतु सरकार ने 2 अक्टूबर 2022 को युवा कार्यक्रम, युवा मतलब यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स योजना शुरू किया गया। इसके तहत 75 युवा लेखकों की खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन किया जाएगा तथा इनकी जो लिखित प्रथम पुस्तक होगी उसका प्रकाशन 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा। तो याद रखेंगे इस चीज को, युवा योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। अगला देखते हैं कि प्रमुख नियुक्तियों की बात करें तो रोजा ओटुनबायेव किर्गिस्तान की पूर्व राष्ट्रपति रह चुकी हैं, अभी अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की नई विशेष दूत बनी है। डॉक्टर एम श्रीनिवास जो दिल्ली में एम्स संस्थान है, एम्स, उसके नए निदेशक बने हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का स्थान लेंगे और ये जो श्रीनिवास है ये पहले हैदराबाद ईएसआईसी अस्पताल के अस्पताल एवं कॉलेज के डीन रह चुके हैं। डॉक्टर राजीव बहल की नियुक्ति की बात करें तो इन्होंने आईसीएमआर भारतीय अनुसंधान आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बने हैं। कौन? राजीव बहल साहब, इनको याद रखेंगे। अगला नियुक्ति है कि जनरल बीबी अनिल चौहान देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं और जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनते हैं वो भारतीय सैन्य मामले के विभाग के सचिव भी बनते हैं। आपको पता होगा कि पहले सीडीएफ जनरल विपिन रावत थे जो 9 महीने पहले ट्रेन हेलीकॉप्टर जो है क्रैश में उनकी निधन हो गया था। अगला नियुक्ति है सीवी जॉर्ज। अगला नियुक्ति है सीवी जॉर्ज, जापान में भारत के राजदूत बने हैं। तो जापान इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसलिए इनके राजदूत को याद रखना इंपॉर्टेंट है। आर वेंकट रमनी की बात करें तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं और के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, याद रखेंगे आर वेंकट रमनी का नाम। प्रमुख निधन की बात करें तो साइरस मिस्त्री जो प्रमुख उद्योगपति टाटा सन्स के चेयरमैन रहे थे और प्रमुख उद्योगपति भी हैं और टाटा सन्स में इनका हिस्सेदारी था, इसलिए टाटा सन्स के चेयरमैन भी रह चुके थे साइरस मिस्त्री। इनका जो है कार दुर्घटना के कारण महाराष्ट्र के पालघर में इनकी मृत्यु हो गई थी। पालघर में जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहां पे इनकी कार दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है कि राजू श्रीवास्तव जो जाने माने कॉमेडियन थे, 58 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। इनका मूल नाम की बात करें तो सत्य प्रकाश श्रीवास्तव था और राजू श्रीवास्तव के नाम से प्रसिद्ध थे और इनको गजोधर नाम से भी जाना जाता है, तो इनको गजोधर नाम से भी पूछ सकता है। अगली निधन देखते हैं कि बीबी लाल प्रसिद्ध पुरातत्व वेधा और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक भी रह चुके थे। इनका निधन हाल ही में हो चुका है। प्रमुख दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस,
पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के दिवस में, 16 सितंबर ओजोन परत संरक्षण के दिवस में और 17 सितंबर अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF द्वारा 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर की बात करें तो पुरुष क्षेत्र में, पुरुष वर्ग में सुनील छेत्री को और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को पुरस्कार दिया गया, सर्वश्रेष्ठ 2021-22 के फुटबॉलर खिलाड़ी का पुरस्कार। अगला न्यूज है कि वर्ष 2018-19 में पर्यटन पुरस्कार का वितरण पर्यटन मंत्रालय द्वारा 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। पर्यटन में समग्र विकास में प्रथम स्थान उत्तराखंड, अहमदाबाद गुजरात को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी नामित किया गया है। टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन की बात करें तो सिकंदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। तेलंगाना रेलवे स्टेशन के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को टूरिज्म फ्रेंडली रेलवे स्टेशन माना गया। पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता जो दमदम में है वो पर्यटन अनुकूल हवाई अड्डा माना गया है। और साहसी पर्यटन के लिए उत्तराखंड को पुरस्कार दिया गया है। दिव्यांग मित्र स्मारक मध्य प्रदेश के भोजपुर जिला में शिव मंदिर को मनाया गया है। और पर्यटन गोल्फ मित्र गोल्फ कोर्स की बात करें तो हैदराबाद गोल्फ कोर्स को शामिल किया गया है। सर्वश्रेष्ठ होटल की बात करें तो ताजमहल पैलेस जो ताज होटल के नाम से मुंबई में फेमस है उसको रखा गया है। अगला न्यूज देखते हैं कि पेन नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म है छेल्लो शो, उनको 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2022-23 के लिए भारत की तरफ से नामित किया गया है कि इसको छेल्लो शो को पेन नलिन द्वारा निर्मित किया गया है, गुजराती फिल्म है, याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 की घोषणा संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषा के क्षेत्र में किया जाता है। हिंदी भाषा के लिए भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय के लिए दिया गया और अंग्रेजी भाषा के लिए मिहिर वत्स को उनकी रचना टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए दिया गया है, इसको याद रखें। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में एक ताम्रपत्र और 50,000 की राशि प्रदान की जाती है। जो लेखक होते हैं उनको लेखक के इनको चयनित किया जाता है, उनको प्रोत्साहन के रूप में एक ताम्रपत्र और 50,000 की राशि प्रोत्साहित के रूप में की जाती है। अगला न्यूज की बात करें तो बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, निर्देशक हैं, निर्माता भी हैं और नृत्यांगना नृतक भी रह चुकी हैं। उनका नाम है आशा पारेख। इनको वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा जो 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के वितरण के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में एक स्वर्ण कमल और 10 लाख की राशि दी जाती है, इसको याद रखेंगे। अगला न्यूज है कि लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना का सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार शुरू किया गया, जो लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में यह सेना का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। आप लोग जो करंट अफेयर न्यूज देखते हैं तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहेगा। हम आपको दावा करते हैं कि 90 से 95% का करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे ही क्लियर बीपीएससी के करंट अफेयर सीरीज से आता है। और इसका जो प्रूफ है AA के एग्जाम में 20 अगस्त को जो हुआ था उसमें 26 क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन में से आए थे, तो याद रखेंगे इसको। और 67th बीपीएससी में 42 क्वेश्चन में से हमसे 36 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर सीरीज से आया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्शन दिलवाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगला न्यूज़ की तरफ चलते हैं तो अगला न्यूज़ है प्रमुख पुस्तक एवं लेखक अम्बेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। हाल ही में ये कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे, लेकिन यह कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए हार गए हैं और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं इनके अगेंस्ट में खड़े थे, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। अगला न्यूज़ है कि द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष लिखे हैं और द 7 मूनस ऑफ माली अल्मीरा का लेखक कौन है? सेहान करुणारत्ने करुणातिलका श्रीलंका। इन्हीं पुस्तक के लिए बुकर प्राइज 2022 दिया गया है। इसकी घोषणा आज ही की गई है, इसलिए इसको ये पिछले वर्ष के करंट अफेयर है, इसलिए 6 पुस्तक की और लेखक की शॉर्टलिस्ट की गई थी और 6 पुस्तक में से इनको 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया। अगला न्यूज देखते हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन का आयोजन
10 से 11 सितंबर 2022 को उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद गुजरात में किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विजन 2047 को मुद्दे पर चर्चा किया गया। ताइवान 17 से 18 सितंबर को 6.9% तीव्रता के साथ भूकंप आया था। कहाँ पे? ताइवान में। इसको याद रखेंगे। और आज का अंतिम न्यूज है कि ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में 12 से 22 सितंबर के बीच बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास ककारू का आयोजन किया गया। भारत समेत 20 से ज़्यादा देशों ने भाग लिया। इसका थीम था पार्टनरशिप, लीडरशिप, फ्रेंडशिप था। तो इसको याद रखेंगे। अब हम लोग पार्ट 3 की इंतजार करते हैं, कल हम लोग देखेंगे। आप नए आए हैं तो इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको डेली करंट अफेयर का न्यूज़ पेपर मिलता रहे और हिंदी इंग्लिश में, और एडिटोरियल जो पीटी और मुख्य परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या हो तो आप हमसे संपर्क अगर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो याद रखेंगे इस नंबर को। आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। हमारा दावा है कि 90 से 95% वाला, वो 2 बार हम प्रूफ करके दिखा चुके हैं और बार बार ये करके दिखाएंगे। इसलिए आप भरोसा के साथ साथ पीडीएफ मांगने का जो जरूरत नहीं है, आप लोग नोट्स करते रहिए। और नोट्स सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार होता है, इसलिए हम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं करंट अफेयर का। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।